हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने एजुकेशन ले रखा है यानी शिक्षा शास्त्र अगर आपने चूज़ किया हुआ है अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो एजुकेशन का जो न्यू सिलेबस है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग न्यू बैच 2024-25 का जो सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे और आज से हम उसकी न्यू बैच की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, आपके एजुकेशन का यूनिट नंबर 1। देखिए एजुकेशन में जो आपका टॉपिक है वो क्या है, शिक्षा का अवधारणात्मक ढांचा। यही तो आपके एजुकेशन का टाइटल है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। और उसके अलावा एजुकेशन के अलावा आपने चाहे जो भी सब्जेक्ट अपने मेजर सब्जेक्ट में लिया हो या माइनर के रूप में लिया हो, तो उसके लिए हमारे सब चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर चल रही हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है शिक्षा की अवधारणा और शिक्षा के उद्देश्य। और जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारत में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो आपको पढ़ना है। जीवन का तरीका, गुरु और शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा की प्रकृति, देखिए सारा कुछ आपको पढ़ना है इस यूनिट नंबर 1 में। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा क्या है। आप क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ एजुकेशन? आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपके लिए। देखिए शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। जब भी हम शिक्षा लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, आपको शिक्षा मिल रही है, तो आप क्या हो रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप सीख रहे हैं। शिक्षा को विद्या भी कहा जाता है, जो विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। देखिए शिक्षा अंग्रेज़ी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं और हिंदी में शिक्षा कहते हैं। और जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। तो लैटिन भाषा का जो शब्द एजुकेटम है उसी से बना है इंग्लिश का एजुकेशन। और इस एजुकेटम में ई का अर्थ होता है आउट ऑफ या अंदर से, तथा जो डूको का अर्थ होता है टू लीड यानी अग्रगति देना या आगे बढ़ाना, यानी अंदर से आगे बढ़ाना। आप शिक्षा के द्वारा क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यही शिक्षा का अर्थ होता है। जो भी नोट्स ये हैं आपके लिए ही हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछेगा शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो आइए परिभाषा देखते हैं शिक्षा की। शिक्षा की परिभाषा में पहली परिभाषा है प्लेटो के अनुसार। देखिए एग्ज़ाम में डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर के साथ। देखिए प्लेटो लिखते हैं कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। अरस्तु ने डेफिनेशन दी है शिक्षा पर कि शिक्षा का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना, क्योंकि देखिए शिक्षा के माध्यम से ही हम सारी चीज़ों को सीखते हैं और हमारे स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का, मस्तिष्क का भी निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही होता है। अगला टॉपिक है आपका शिक्षा की विशेषताएं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी आप लोग नए नए आए हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है बीए का। देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनेगा कि शिक्षा का अर्थ और उसको परिभाषित करते हुए शिक्षा की विशेषताएं बताएंगे। और आगे जो जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है यूनिट नंबर 1 का, वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एजुकेशन के अलावा चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए भी आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। पूरे बीए के 3 सालों में आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 3 सालों तक आपको अपने हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेगी। मॉडल पेपर एग्ज़ाम से पहले आपको दिए जाएंगे, जहां से 95% प्रश्न परीक्षा में हर साल आते हैं, जो मॉडल पेपर मैं आपको देती हूं। शिक्षा की विशेषताओं में पहला है शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और साथ ही विभिन्न माध्यमों से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी होता रहता है। इसीलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना जाता है। जब भी किसी बच्चे का आप एडमिशन करा दीजिए, पहले कहाँ एडमिशन कराएंगे? प्री प्राइमरी क्लास में।
उसको पहले प्री प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी, तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है। चीज़ों को सीखते सीखते क्या होता है, उसके सारे चीज़ों का विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसका। शिक्षा की दूसरी विशेषता है शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलने का तात्पर्य यह है कि इंसान की मृत्यु हो सकती है मगर शिक्षा समाप्त नहीं हो सकती। आप 5 साल के बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, फिर वो बुढ़ापे तक पढ़ता रहेगा तो शिक्षा क्या है, ख़त्म नहीं होगी। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया होती है कि ऐसा नहीं है कि हाँ आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर लिया, पीएचडी कर लिया, बस हो गया। पढ़ना है तो आप उसके आगे भी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, शिक्षा समाप्त नहीं होगी। व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और जीवन में प्रत्येक अनुभव से उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि होती रहती है। मरते टाइम तक मनुष्य चीज़ों को सीखता ही रहता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आपका शिक्षा के उद्देश्य। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन किया है। देखिए, शिक्षा के उद्देश्य में 4 तरह के निम्नलिखित इसके उद्देश्य होते हैं। पहला है व्यक्तिवादी उद्देश्य। व्यक्तिवादी का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो सारी चीज़ों को सीख कर पैदा नहीं होता। शिक्षा के माध्यम से उसे ज्ञान दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसकी पर्सनालिटी का भी विकास होता है। हर एक चीज़ का उसमें शिक्षा के माध्यम से ही विकास होता है। तो शिक्षा व्यक्ति के नैतिकता का भी विकास करती है, उसको बोलने, उठने, बैठने, हर चीज़ को सिखाती है कि लोगों के बीच में कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, उसको अपनी पर्सनालिटी कैसे बना के रखनी है, किस फील्ड में किस तरह के व्यक्ति के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसे बात करना है, कैसे रहना है। तो शिक्षा ही ये सारी चीज़ें सिखाती है। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। देखिए, शिक्षा के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि समाज में हमें रहना किस तरह से है, अपने आसपास के लोगों से किस तरह से संबंध बनाकर, मेल जोल बना के अच्छे से रहना है। फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ये बात मायने नहीं रखती। मनुष्य हैं, हम सबको मिलकर रहना है। समाज में मनुष्य का रहते हुए क्या कर्तव्य होता है अपने समाज के प्रति, किस तरह से वो समाज की सेवा कर सकता है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान भी उसे शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो ये भी शिक्षा का उद्देश्य है कि समाज में किस तरह से रहना है, सामाजिक चीज़ों का विकास होता है मनुष्य में। और शिक्षा के माध्यम से ही लोकतांत्रिक चीज़ों को भी हम समझते हैं और जानते हैं। लोकतंत्र के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है व्यावसायिक उद्देश्य। व्यावसायिक से ही आप समझ लेंगे कि कोई ना कोई काम करना, व्यवसाय करना। देखिए, आज के टाइम में किसी व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस भी करना है तो उसे शिक्षा, मतलब उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में हर एक फील्ड में आप देखेंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब इंसान पढ़ा लिखा होगा, उसके पास नॉलेज होगी, तो कंपटीशन से किस तरह से निपटना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो इसके माध्यम से ही कर पाएगा। और शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति पढ़ करके अपने आप को टीचर बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ न कुछ बनता है, सीए बनता है, तो अपनी आजीविका कमाता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है हर फील्ड में। तो उससे क्या है, उसका पेशा या धंधा भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पे जो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है, यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य जो है, यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बता देते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये समझा ही दिया है, बट एक बार आप इसको पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तथा वह यह धारणा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जन्म तंत्र का आधार है। यह उद्देश्य व्यक्ति को केंद्र में रखता है और ये जो उद्देश्य है आध्यात्मिक तौर पर महान होता है, क्योंकि यूकेन महोदय ने कहा है कि व्यक्तिगता का अर्थ आध्यात्मिक व्यक्तिगता ही होना चाहिए, इससे आत्मा का विकास संभव होता है। अगला है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के इस उद्देश्य को समाजवादी उद्देश्य भी कहा जाता है और इस उद्देश्य को व्यक्तिवादी उद्देश्य के दोषों को दूर करने के विचार से महत्व दिया गया था।
इस उद्देश्य का तात्पर्य यह होता है कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज और समाज की संस्थाओं, राज्य अथवा राष्ट्र के हित के लिए सद्भावना और प्रेरणा भर दी जाए, जिससे कि वह यह अनुभव करने लगे कि वह अपने लिए नहीं वरना अपने देश और राज्य के लिए पैदा हुआ है। जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि समाज में किस तरह से रहना है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति किस तरह से उसे काम करना है कि उसके देश का नाम हो, उसके समाज का नाम हो, और उसका अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है जिनको उसे पूरा करना है। प्राचीन काल से ही ऐसा उद्देश्य रहा है कि वो अपने राष्ट्र से मोहब्बत करे, राष्ट्र से प्रेम करे और अपने राष्ट्र के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़े तो गंवा दे। स्पार्टा देश की शिक्षा का उद्देश्य देश को योग्य, बलवान और देशभक्त नागरिक बनाना था, ताकि जब शिक्षा का एक क्या उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में क्या आ जाएगा कि देश के जो नागरिक हैं वो योग्य हों, बलवान हों, देशभक्त हों, ताकि अपने राष्ट्र के कर्तव्यों को पूरा कर सकें। अगला बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत में शिक्षा के उद्देश्य। भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? देखिए, किसी भी देश में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा उसके समाज को ध्यान में रखकर ही निश्चित किया जाता है। ऐसा सभी देशों में होता है। देश व समाज की दशा में परिवर्तन होने से लोगों की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं और वे वैसे उद्देश्य की अपेक्षा करने लगते हैं जैसा बदलाव होता है और जैसी उनको आवश्यकता होती है। प्राचीन भारत की जो दशा थी वह आज नहीं रही है, क्योंकि आप कोई भी हिस्ट्री देखो, पहले जो था हर चीज़, हर एक फील्ड में बहुत बदलाव हो चुका है। आज वैसा नहीं है, चाहे कल्चर हो, रहन सहन, शिक्षा, हर एक फील्ड में बदलाव हो चुका है। इसीलिए निश्चित है कि उस काल की शिक्षा के उद्देश्य आज लागू नहीं किए जा सकते, और किए भी जाएंगे तो उन्हें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम की जो शिक्षा है हर कोई उसे ही पढ़ना चाहेगा। देख लेते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। तो देखिए, धर्म की प्राधान्यता के कारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से शिक्षा के उद्देश्य निश्चित हुए थे प्राचीन टाइम में, क्योंकि बहुत पहले धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था। हर कोई कुछ भी करता था तो धर्म को पहले देखता था, धर्म की प्रधानता थी और कुछ भी करने से पहले धर्म के अकॉर्डिंग करना होता था। आज तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, इंसान ये नहीं सोचता कि उसके धर्म में क्या है क्या नहीं। बहुत, जैसे आज के मॉडर्न लोगों की मैं बात कर रही हूँ, और प्राचीन काल में क्या था कि शिक्षा भी उन सब चीज़ों को देखकर ही निर्धारित की गई थी कि धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। प्राचीन काल में इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला था मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति, कि बच्चों को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि वो मोक्ष या ईश्वर को प्राप्त कर ले। मोक्ष प्राप्ति का मतलब अपने मरते टाइम तक वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। ईश्वर में क्या हो, अपने आप को खो दे। आज के टाइम में इंसान अपने आप को बनाने, अपने आप को बड़ा दिखाने, शो ऑफ करने में लगा हुआ है। उससे ईश्वर, जैसे कि अब इन सब चीज़ों को देखिए, अब धर्म की प्रधानता बहुत कम है, और पहले इस तरह से शिक्षा निर्धारित की जाती थी कि लोग अपने धर्म को देख कर ही पढ़ें और धर्म में जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करें। दूसरा उद्देश्य था धर्म की बातों का ज्ञान दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा दी जाती थी कि धर्म की जो बातें थी उनको सिखाया जाता था ताकि हर एक बच्चा अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर सके। तीसरा जो उद्देश्य था वो था चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, कि हर व्यक्ति के चरित्र का अच्छा विकास हो सके, उसमें अच्छे से मूल्यों का विकास हो सके। चौथा जो उद्देश्य था वो ये था कि सामाजिक भावना का भी विकास हो सके। तो ये सब प्राचीन टाइम के शिक्षा के उद्देश्य थे। अब देखेंगे मध्यकाल में भारतीय शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। तो प्राचीन हमने देखा, आइए अब मध्यकाल देखते हैं। देखिए, इस काल में मुसलमानी शासन होने से इस्लाम धर्म का आधार लेकर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए थे। क्योंकि मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उस टाइम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत पर मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों का शासन मध्यकाल भारत में था। तो मध्यकाल में तो जितने भी शासक थे वो सब मुसलमान ही थे। तो मुसलमान यानी इस्लाम धर्म के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए थे उस टाइम। और मध्यकाल में भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो देखिए, मध्यकाल में इस्लाम धर्म के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें पहला है कि इस्लाम धर्म और संस्कृति का ज्ञान दिया जाए।
यानी शिक्षा ऐसी दी जाए जिसमें इस्लाम धर्म के बारे में अच्छे से बालकों को सिखाया जाए ताकि हर कोई धर्म को अच्छे से फॉलो करे और उसी के अकॉर्डिंग रहे। देखिए इस्लाम में जो भी नशे की चीज़ें हैं उनको भी बंद किया जाता है, मतलब उसको वो भी हराम है इस्लाम धर्म में। नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँ ताकि हर कोई अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर सके और जो भी गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहे, झूठ न बोले, सत्य बोले, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। दूसरा जो उद्देश्य था वो था कि चरित्र और नैतिकता का विकास हो, हर एक मनुष्य में, हर एक इंसान में अच्छा चरित्र हो, उसमें नैतिकता का अच्छा विकास हो, ये भी एक उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था कि भौतिक उन्नति एवं व्यावसायिक विकास हो। चौथा था शासकीय सेवा के लिए तैयारी की जाए। तो ये 4 प्रकार के उद्देश्य मध्यकाल में थे। आइए अब देखते हैं आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। देखिए जब ब्रिटिश शासन काल हमारे भारत में था तो उस टाइम आप लोग तो ये जानते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा को बहुत जोर दिया गया, इंग्लिश सीखना, पढ़ना, क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उनकी जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, तो उसको सीखने में भी जोर दिया गया। तो पाश्चात्य ज्ञान, भाषा और साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना, ये एक शिक्षा का उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि भारतीयों को शासन के लिए आवश्यक क्लर्क बनाना। तीसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। अब देखिए आधुनिक काल में शिक्षा का एक ये भी उद्देश्य था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो क्रिश्चियन थे, ईसाई होते थे, तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ये 3 तरह के उद्देश्य ब्रिटिश शासन काल में थे। तो देखिए आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे प्राचीन काल में भारत में शिक्षा के उद्देश्य, तो आप प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा लॉन्ग में पूछेगा तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है और आपसे भी ज़रूर पूछेगा। एक अगला टॉपिक है आपका जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी गया है कई बार, गुरु शिष्य संबंध। गुरु का मतलब टीचर, शिष्य का मतलब स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के मध्य क्या संबंध होता है, ये एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है कि टीचर और स्टूडेंट में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए प्राचीन काल में केवल गुरुओं का ही महत्व नहीं था बल्कि शिष्य का भी बड़ा महत्व था, क्योंकि पहले आप देखेंगे कि प्राचीन काल में कोई ना कोई किसी का शिष्य होता था और मिलकर फिर वो लोग भी पढ़ाते थे, उनके भी बहुत सारे शिष्य होते थे, शिष्यों का भी बहुत महत्व था। यहाँ तक कि गुरु अपने शिष्यों का भी बड़ा अच्छे से सम्मान करते थे। गुरु शिष्य का संबंध पारिवारिक, जनतांत्रिक एवं श्रद्धा से पूर्ण था और गुरु शब्द का अर्थ बड़ा होता है और शिष्य शब्द का अर्थ सीखने वाला होता है, क्योंकि जो सिखाएगा वो गुरु होगा, वो बड़ा होगा, सीखने वाला शिष्य होगा। आप मुझसे सीख रहे हैं तो आप शिष्य हैं, तो आप सीखने वाले हैं। गुरु को शिष्य ऊंचा पद देता था और उसे बड़ा अनुभवपूर्ण ज्ञानी मानकर उसे हमेशा सीखने की इच्छा रखता था कि वो मेरे क्या है, गुरु हैं और मैं उनसे हमेशा सीखने की इच्छा रखता हूँ। फिर चाहे वो शिष्य पढ़कर ही चाहे क्यों ना किसी के गुरु बन जाएं, फिर भी वो अपने गुरु का सम्मान करते थे और हर रोज़ खुद को अपने गुरु से छोटा मानते थे और इतना बड़ा होने के बाद भी वो अपने गुरु से ये चाहते थे कि हम कुछ न कुछ उनसे सीखते रहें। तो प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का ये बहुत अच्छा संबंध था। तो यूनिट नंबर 1 आपकी पूरी कंप्लीट होती है। इस वीडियो में मैंने पूरा यूनिट नंबर 1 आपका कंप्लीट करा दिया और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो पूरा नोट्स भी मैंने आपको दे दिया, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और उसके अलावा अदर चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, उनके लिए विजिट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।